इसमें पहला शॉर्ट है कि एक साइनोसॉइडल करंट है। साइनोसॉइडल क्या होता है? अब ये यानी जो साइन का ग्राफ होता है ना, जो इस तरह बनता है, साइन का ग्राफ जिस चीज का भी बनाए, करंट जरूरी नहीं है, वोल्टेज का हो या किसी भी मैथ का कोई न्यूमेरिकल हो, क्वेश्चन हो, वो इसी तरह बनता है। तो इसको साइनोसॉइडल कर्व कहते हैं। ठीक है, तो करंट जब होगा तो यानी अल्टरनेटिंग करंट का दूसरा नाम साइनोसॉइडल करंट है। तो अब इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है आरएमएस वैल्यू 10 एम्पेयर और पीक वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला है पीक वैल्यू ओवर √2। तो यहाँ से पीक वैल्यू इक्वल्स हो जाएगी √2 मल्टीप्लाई बाय आरएमएस। और यहाँ इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो √2 होता है 1.4142 आई थिंक। और ये आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना है आपने। उसके बाद 10, तो ये हो जाएगा 14.14, शायद तकरीबन आ जाएगा इतना। तो ये एम्पेयर में आ जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन पहला जो है वो न्यूमेरिकल की तरह ही है। इसके बाद सेकंड शॉर्ट देखिए, नेम द डिवाइस दैट परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट। अच्छा, डायरेक्ट करंट को कौन सी चीज जाने देती है? तो हम ना डायरेक्ट करंट के लिए लिखेंगे, हम कैपेसिटर और इंडक्टर को देखेंगे कि जो इंडक्टर होता है ना वो डायरेक्ट करंट को जाने देता है, अल्टरनेटिंग को ब्लॉक करता है। और कैपेसिटर जो है वो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है, अल्टरनेटिंग को जाने देता है। लेकिन कैसे? पहले का आंसर है इंडक्टर, जो डायरेक्ट करंट को जाने देता है और अल्टरनेटिंग को ब्लॉक करता है। इसकी रीजन कैसे निकालेंगे? जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें वो चेंज नहीं होता, उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो होती है 2πfL, तो वो जीरो आ जाएगी। तो जीरो का मतलब इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। इसलिए डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी जब पुट की तो जीरो आंसर आने का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट करंट को जीरो रेजिस्टेंस पेश करेगा, यानी कुछ उसको नहीं कहेगा और उसको आसानी से जाने देगा। दूसरा पार्ट है कि कौन सी चीजें जो अल्टरनेटिंग करंट को या डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करती है। तो उसका आंसर है कैपेसिटर। तो इसमें भी आपने पुट करना है, क्योंकि हमने डायरेक्ट करंट चेक करना है। डायरेक्ट करंट चेंज नहीं होती उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो होगी। तो इसका जो रिएक्टेंस है वो होता है 1/2πfc। अब अगर इसमें जीरो पुट कर दें तो समथिंग ओवर जीरो इक्वल्स इनफाइनाइट। तो इसका मतलब कि ये डायरेक्ट करंट को मैक्सिमम रेजिस्टेंस पेश करेगा, इसलिए डायरेक्ट करंट इसमें से पास नहीं होगा। तो ये इसका दोनों पार्ट्स का आंसर आ गया। इसके बाद है हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकैंडिसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स। इनकैंडिसेंट लैम्प कौन सी होती है? आप इसको समझ लें, जो आम बल्ब होता है ना, जो देसी बल्ब जिसको कहते हैं, या शायद ये 20 रुपीज का आता है, ट्रांसपेरेंट, उसमें येलो कलर की लाइट होती है, पहले लोग यूज करते थे, अब तो एनर्जी सेवर और एलईडीज आ गई हैं। तो उसमें रॉड होता है, ठीक है, और नीचे कनेक्शन होता है और उसको इस तरह बंद किया होता है। उसने कहा है कि अगर अल्टरनेटिंग करंट गुजारें तो ये 1 सेकंड में कितनी दफा मैक्सिमम ब्रिलियंस तक पहुंचेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट इस तरह होता है, यानी अगर इसकी एक साइकिल हम देखें तो उसमें करंट पहले एक डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, यानी इस तरफ, फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, यानी इस तरफ। तो एक साइकिल में करंट दो दफा मैक्सिमम हो रहा है, तो ये एक साइकिल में दो दफा इसकी लाइट मैक्सिमम होगी। तो अब अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है अल्टरनेटिंग करंट की, उसने क्वेश्चन में दी हुई है, मतलब 1 सेकंड में इस तरह के 50 साइकिल होंगे। तो अगर 50 साइकिल हैं और एक साइकिल में दो दफा हो रहा है,
तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये 1 सेकंड में 100 टाइम्स मैक्सिमम ब्रिलियंस तक पहुंचेगा। 100 टाइम जीरो होगी इसकी ब्रिलियंस, और 100 टाइम मैक्सिमम होगी। इसके बाद नेक्स्ट शॉट है कि इंडक्टर और स्विच और डीसी सोर्स लगा हुआ है, आपस में 3 चीजें लगी हुई हैं। अब ये जो शॉट है ना, ये इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला है, तो ये आपने चैप्टर कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा शायद। मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, उससे आइडिया हो जाएगा आपको। ये स्विच है, और इस तरफ ना सोलिनाइड आपने पढ़ा होगा, जो हम स्प्रिंग की तरह वायर लपेट दें किसी चीज के ऊपर। अगर हम इसको आयरन के ऊपर लपेटते हैं ना, तो आयरन के ऊपर लपेटने से फिर इसको कहेंगे आयरन कोर। कोर इसके सेंटर को कहते हैं, यानी जिस चीज के ऊपर आपने वायर लपेटी हुई है ना, उसको कोर कहते हैं। तो आयरन के ऊपर लपेटा है तो फिर आयरन कोर कहलाएगा। और ये जो आपने वायर लपेटी है ना, इसको सोलिनाइड के बजाय हम इंडक्टर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको बैटरी के साथ लगा दें। अब जैसे ही इसमें से लाइट करंट स्विच ऑन करते हैं, तो इसमें करंट पास होगा। और करंट आपको पता है कि सोलिनाइड में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, सेकंड चैप्टर में आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स में पढ़ा था। तो ये जो अंदर आयरन है ना, ये भी मैग्नेट बन जाता है। अच्छा, अब हम जब इसको ऑफ करते हैं, तो ऑफ करने पर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अचानक जीरो हो जाती है। और जो आपने चैप्टर पिछला नहीं पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो ना, जीरो जीरो से मैक्सिमम हो या मैक्सिमम से जीरो हो, तो उस सोलिनाइड के अंदर वोल्टेज पैदा हो जाते हैं, ईएमएफ पैदा होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैटरी के हैं। ठीक है। तो ये ईएमएफ या यहाँ जो वोल्ट्स पैदा होते हैं, ये इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, या इनके अलावा होते हैं। और इनसे करंट भी पैदा होता है, जो इसकी बैटरी के करंट के अलावा होता है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि जब इसको ऑफ करते हैं, तो आप स्विच में ना आपको चमक सी दिखाई देगी, स्पार्क जंप करता है। तो उसने रीजन पूछी है कि क्यों होता है ऐसे। तो इसका जवाब है कि जब हम इसको ऑफ करते हैं तो करंट हो जाता है जीरो। करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। इसमें पैदा होते हैं वोल्ट्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस ईएमएफ की वजह से यहाँ जंप, स्पार्क जंप करता है। और जो स्पार्क होता है ना, वो बिजली की चमक होती है, वो असल में हीट और लाइट एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा कि इसमें फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होंगे, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेंगे स्पार्क की वजह, उसकी वजह से फिर स्पार्क पैदा होगी। एक है कि फ्रीक्वेंसी डबल और करने से क्या फर्क पड़ेगा, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, 2 पाई एफ एल। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी नई पुट कर दें एफ डैश, जो डबल है पहले फ्रीक्वेंसी से, तो जो नई रिएक्टेंस होगी एक्स एल डैश, वो इक्वल होगी 2 पाई एफ डैश एल। तो हम इसमें ना एफ डैश की जगह लिख देते हैं 2 पाई 2 एफ एल, और इस टू को स्टार्ट में लिख दें, 2 पाई एफ एल रह जाएगा अंदर। और ये 2 पाई एफ एल जो है, ये ऊपर हमने पढ़ा कि ये एक्स एल की इक्वल है, तो ये हो जाएगा एक्स एल डैश इक्वल्स टू 2 XL। इसी तरह इसका क्या रिजल्ट निकला कि जो फ्रीक्वेंसी डबल करने से जो इंडक्टर की रिएक्टेंस है वो भी डबल हो जाएगी। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो जब फ्रीक्वेंसी नहीं पुट करेंगे 2F, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज होके एक्स डैश हो जाएगा, 2 पाई F डैश C, और F डैश की जगह लिख दें 2F, और 1/2 लिख लें स्टार्ट में, तो 2 पाई FC रह जाएगा बाकी। और ये जो 1/2 पाई FC है, ये अभी ये ऊपर हमने पढ़ा है, ये इक्वल है
एक्स सीक है। तो क्या रिजल्ट निकला कि जो फाइनल रिएक्टेंस होगी डबल करने के बाद वो इनिशियल रिएक्टेंस का हाफ हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसने डबल ही होना है, और ये इनवर्स रिलेशन है तो इसको ज्यादा करेंगे तो इसने कम होना है, ये हाफ हो जाएगी। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। और जो आखिरी शॉट है उसमें उसने फिगर आरएल सर्किट का पूछा हुआ है कि उसमें वोल्टेज लीड करेंगे या लैग करेंगे। तो क्या पढ़ा था हमने आरएल सर्किट में? हमने पढ़ा था कि उसमें करंट का वेक्टर बनाया, फिर हमने वोल्टेज, जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज है वो करंट की तरफ होंगे, जो इंडक्टर की वोल्टेज है वो करंट से आगे होंगे। तो इस वेक्टर को यहाँ उठा के रखें और रिजल्टेंट निकाल लें, तो ये नेट वोल्टेज आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये ऊपर हैं और इन्होंने इस तरफ घूमना होता है, तो ये वाले वोल्टेज इससे आगे होंगे, लीड करेंगे। तो रिजल्ट ये निकला कि V लीड्स I बाय, अब पूरे 90 डिग्री आगे नहीं है तो हम लिखेंगे थीटा रेडियन या डिग्री। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस VL ओवर VR। ये अपने टॉपिक में किया हुआ है। IXL ओवर IR, आई कैंसल, तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा XL ओवर R। तो बस यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ले, टेन इनवर्स XL ओवर R। ठीक है, तो इतने डिग्री जो है वो वोल्टेज आगे होंगे। यानी ये फिक्स 90 नहीं होता, इसकी वैल्यू इन दोनों पे डिपेंड करती है, ये चेंज करेंगे तो थीटा भी चेंज होगा।